हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने क्लास 11th की एक बेसिक सीरीज स्टार्ट करी है आईआईटी जी 11 करके कुछ एक 11 जेई करके एक हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। उसमें आप देख सकते हैं। और अभी तक हमने काइनेमेटिक्स और जब तक आप देख रहे हैं शायद मोशन इन प्लेन और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज चलने वाले हैं धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हुए लॉज ऑफ मोशन में। तो बच्चों, जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है बच्चों। सबसे पहले आपको डिफाइन होना चाहिए कि फोर्स किसे कहते हैं और हमारा फोर्स कर क्या सकता है। समझ रहे, इसका इफेक्ट क्या है और फोर्स हमारा क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं जो फोर्स है बच्चों, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक पुश और पुल। कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है जो या तो पुश कर रहा है किसी चीज़ को या पुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने के लिए, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बदलने के लिए, या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने के लिए। तो जब हम फोर्स लगाते हैं इसका मतलब है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर रेस्ट है तो मोशन में आ सकता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो रेस्ट में आ सकता है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ सकता है। अब इस फोर्स को मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो फोर्स इज अ पुश एंड पुल। सिंपल सी बात। अभी आगे हम टेंशन भी पढ़ेंगे तो टेंशन इज ओनली पुल। ठीक है, सबसे पहले आपने ये क्लियर किया कि फोर्स क्या है, पुश एंड पुल। अब इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होगा बच्चों? इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स। तो इफेक्ट में आप देख सकते हैं मे बी आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मे बी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, और या आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो पहला, आप स्पीड चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। सेकंड, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन। और थर्ड, आप किसी भी फोर्स के द्वारा आप पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि आप फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकती है, पार्टी शेप चेंज हो सकता है, और स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। ये तीन हम देखते हैं जनरली। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखते हैं कि फोर्स कब है, तो फोर्स तभी होगा जब आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। अगर कहीं पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो कुछ चेंज दिखेंगे आपको। फॉर एग्जांपल, आपको पहला दिख सकता है स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, रेस्ट है तो मोशन में आ सकता है, मोशन है तो रेस्ट में आ सकता है। दूसरा, आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। अगर ये दो चीज़ें कहीं पर हो रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आपने फोर्स अप्लाइड किया तो। क्लियर है यहाँ तक? अब आप आगे देखेंगे कि जो फोर्स है आपका वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल सी बात, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। और वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर? पोलर वेक्टर। और पोलर वेक्टर आपको पता होगा, मैंने वेक्टर की वीडियो बना रखी है, वहाँ एक्सियल पोलर दोनों को अच्छे से बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आप बेसिक आगे बढ़ें इसमें, किसी भी दो पार्टिकल का जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो सकता है और वही नेगेटिव हो सकता है। कई बार आ जाता है कि पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फोर्स है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स को हम डिफाइन करें तो पॉजिटिव इज अ रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स, पॉजिटिव फोर्स आपका रिपल्सन फोर्स है, और वही नेगेटिव फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स है।
ठीक है। तो जो पॉजिटिव फोर्स है आपका, पॉजिटिव फोर्स में आप देखेंगे जैसे सेम टाइप के पार्टिकल होंगे जब, जैसे कि प्लस प्लस, तो जो सेम टाइप के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। या माइनस माइनस है तब भी उनके बीच में रिपल्सन होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब दोनों के बीच में एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ये बेसिक हमारा एक रफ आइडिया था फोर्स का। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो हमारी न्यूटन है, एसआई यूनिट हमारी न्यूटन है। और जो सीजीएस यूनिट है बच्चों वो हमारी डाइन है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे फोर्स में, तो हम फोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। अब बच्चों जैसे आप देख सकते हैं कि आप किसके बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो लड़का अच्छा है, तो इसका मतलब है आप उसके कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे आप उसके बारे में देख रहे हैं, कुछ पैरामीटर ले रहे हैं जिसके बेसिस पे आप उसको अच्छा या बुरा कह रहे हैं। वैसे ही टाइप ऑफ फोर्स, जैसे आपने पढ़ा अभी पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। कुछ जो हमारे फंडामेंटल हैं वो क्या है, अगर हम दो सरफेसों के कांटेक्ट के हिसाब से देखें, कोई दो सरफेस कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं ये देखें, तो उसके हिसाब से जो हम पहले टाइप के फोर्स क्लासिफाई करेंगे दैट इज फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स में पहले टाइप का फोर्स एज्यूम कर रहा हूं। अब आप देखो, जो फील्ड फोर्स हैं आपके, वो ऐसे फोर्स हैं जहां पर कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे फोर्स जहां पे हमें कांटेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे आप जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आता है कूलम्ब फोर्स, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा बच्चों आपका है वेट, और वेट इज अ फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीन क्वांटिटी ऐसी है जहां पर कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये बोल सकते हो नो कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो मैं नो कांटेक्ट लिख देता हूं। जहां पर ये कांटेक्ट लगता है, या आप बोल सकते हो कि दो बॉडी एक्चुअल में टच कर रही हैं, उस कैटेगरी में हम उन फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, फील्ड फोर्स को आप नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हो। कांटेक्ट फोर्स का मतलब बच्चों क्या हो गया, ऐसे फोर्स जहां पर कांटेक्ट बहुत जरूरी है, जहां पे कांटेक्ट होना जरूरी है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। या आप बोल सकते कांटेक्ट रिक्वायर्ड लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी और एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी तो वो इक्वल एंड अपोजिट लगाती हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा एवरी एक्शन हैज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी। फोर्स कभी भी सिंगल प्रोड्यूस नहीं होता है, फोर्स हमेशा दोनों का। जैसे मैं आप पे फोर्स लगा रहा हूँ तो आप भी मेरे पे लगा रहे हो, तो फोर्स हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होगा। ये न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ भी है। और कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन में जितने भी फोर्स आएंगे ये सब होंगे, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी हैं बच्चों। अगर आपका जो सरफेस है जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट रखे हैं वो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, और कहीं एक सरफेस ऐसा जहाँ पर फ्रिक्शन है, तो अगर आपके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन लेस है, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो वहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सारी बुक में आपको आर या एन से मिलेगा, ठीक है।
और जहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन देखो आप हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन लेस सरफेस क्या होगा, वहाँ पर आपको स्मूथ लिखा रहेगा, ठीक है। और यह आपको डिफाइन क्या रहेगा कि वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यहाँ पर लिखा रहेगा रफ सरफेस, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ये आपका कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और वही आपका जो ये वाले फोर्स हैं जहाँ पर हमें कांटेक्ट रिक्वायर है, तो आप इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में और आगे पढ़ेंगे। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैटेगरी और है, इसी कैटेगरी में आती है, वो ये है कि अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी से अटैच्ड होती है तो कांटेक्ट वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो अब वो फ्रिक्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और आता है अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, अनदर बॉडी। तो ये इन केस ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें हमारे बहुत सारे फोर्स आते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। इसके अंदर और बहुत सारी फोर्स हैं, जैसे कि टेंशन, ये वाला टेंशन नहीं है बच्चों जो आपको हो रही है कि इतनी फिजिक्स कैसे पढ़ें, वो वाला नहीं, ये टेंशन हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग मास पुली सिस्टम होगा, वहाँ पर आपको स्प्रिंग मिल जाएगी, वहाँ पर टेंशन निकालना हो सकता है, तो टेंशन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। और एक कैटेगरी और होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं हिंज फोर्स, ठीक है। तो ये वो फोर्स हैं जो हमारे कांटेक्ट फोर्स हैं। अब टेंशन आपका इसमें भी हो सकता है फ्रिक्शन में, और ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जा रहा है। तीसरा टाइप, अगर मैं आपको तीसरा टाइप बताऊं फोर्स का, ये आपने पहला कर लिया, ये आपने दूसरा कर लिया। तीसरा टाइप हम फोर्स का देखते हैं, तीसरा टाइप, और वो क्या देखते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तीसरा टाइप आपका जो फोर्स का है दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये दो अलग फोर्स हैं। ये क्या है, ये आपको वैसे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन जब हम फोर्स पढ़ रहे हैं तो अभी कर लेते हैं, बाद में भी पढ़ लेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंजर्वेटिव, और इस साइड हम लिख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों वो क्या होंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे, जो कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों ऐसा होगा जिस केस में जहाँ पर वर्क डन जो होगा हमारा, अगर आप कंप्लीट राउंड में देखेंगे, कंप्लीट ट्रिप में देखेंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे जो वर्क डन है वो कंप्लीट राउंड में जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो इसका वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और जबकि ये जो है पाथ डिपेंडेंट होगा। क्लियर है। ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो जब पाथ पे डिपेंड करेंगे तो ये वर्क डन इनका जीरो नहीं आएगा, वह जबकि पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स जो होंगे उसका ये डिपेंड किस पे करेंगे, ये डिपेंड करेंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे या फाइनल पोजीशन पे, और यहाँ ये उन पे भी डिपेंड करेंगे और पूरे पाथ पे भी डिपेंड करेंगे कि आप कैसे गए। जैसे कंजर्वेटिव का एग्जांपल देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव का एग्जांपल में क्या आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट वाली बात बताऊं, जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उन्हीं के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख पाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। तो इस केस में हमारा पाथवे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपने एक बॉल ऊपर फेंकी आसमान की तरफ 10 मीटर ऊंचाई पे। अब आप कैसे भी फेंकें, आपने 10 मीटर फेंकनी है, तो जितना आपका वर्क डन होगा वो सेम आएगा, चाहे आप कैसे भी निकालें। 10 मीटर आप भले दो करके फेंक रहे हैं, आपको ग्रेविटी फोर्स से जो वर्क डन होगा वो mgh ही लगाना पड़ेगा, तो पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। दो चार्जों के बीच का फोर्स बिल्कुल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि यहाँ जो है कॉन्टैक्ट फोर्स में पाथ पे डिपेंड करेगा। तो आप ये बोल सकते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, सारे नहीं कुछ कुछ। जबकि जो फील्ड फोर्स हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, SC वर्मा में भी है। जैसे आप समझिए कि आपकी इनिशियल कंडीशन है और यहाँ पर फाइनल कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है, ऊपर फाइनल कंडीशन है। तो जब आप यहाँ से चलेंगे, मान लो आप ऐसे चले पाथ फर्स्ट, मान लो आप ऐसे चले पाथ सेकंड, मान लो आप ऐसे चले पाथ थर्ड, तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चल रहे हैं तो वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो बच्चों ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो तीनों का वर्क डन कितना होगा, सेम होगा। तो इसके अबाउट जो वर्क डन है, इसके अबाउट जो वर्क डन है, तीनों आपस में सेम होंगे। दूसरी बात, अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ से यहाँ गए फिर वापस ऐसे आ गए तो कितना वर्क डन होगा, तो 0 होगा। अगर कभी एग्जाम में आपको फोर्स गिवन है तो फोर्स इक्वल टू -du/dr कर लो या dx कर लो, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी और F का रिलेशन है। अगर आपको F दिया है, U निकालना है, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर U दिया है, F निकालना है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होती है, और वो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात और नोट करिए बच्चों, आप जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स तो वैसे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अगर कभी मैग्नेटिक डायपोल आ गया, ये डायपोल भी कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए, तो वो कंजर्वेटिव होगा। ये कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम जब FBD लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं, तो हमको वहाँ सारे फोर्स शो करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ ये सीखेंगे कि हम फोर्सों को कैसे शो करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसमें आता है आपका वेट। वेट इज अ फोर्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो जैसे ही बच्चों कोई मास दिया है आपको, भले ये किसी भी पोजीशन में है, कोई भी मास दिया है, भले ही ये किसी भी पोजीशन में हो सकता है, ये इंक्लाइंड प्लेन में हो सकता है ये वर्टिकली किसी स्ट्रिंग से लटका हो सकता है कि ये रफ प्लेन में हो, तो वेट हमेशा एक्ट डाउनवर्ड और mg के फॉर्म में ये हमेशा नीचे होगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे टेंशन की, ठीक है। टेंशन क्या होता है, टेंशन किसी भी हम स्प्रिंग फोर्स के रिगार्डिंग अगर देखें, कोई भी जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल अगर कोई स्प्रिंग है तो उसमें आप एक्सलेशन लेंगे, अगर कितने भी नंबर ऑफ मास उसमें अगर कनेक्ट है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में कितने भी मास अगर हमारे कनेक्ट हैं, वो उनके सबके करस्पॉन्डिंग एक्सलेशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी
स्ट्रिंग अगर जो इनएक्सटेंसिबल है वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन सेम होगा। इसके बीच में, इन दो मासों के बीच में आपका एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ, अगर तीसरा कोई ऐसा मास ऐड हुआ है तो ये A1 है तो ये बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मास पुली सिस्टम देखें, ये मासलेस पुली है, तो इस केस में आप जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा वही एक्सेलरेशन यहाँ पे भी होगा। बट डायरेक्शन इसलिए बदल रही है कि ये मास M2 बड़ा है M1 से। तो पहला रूल ये हो गया कि एक्सेलरेशन आपका सेम होगा। दूसरा रूल ये है, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तो आपका टेंशन भी सेम होगा। ये तो एक्सेलरेशन का, अगर ये मासलेस है, हमारी जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ भी होगा, समझ रहे। और टेंशन हमेशा क्या होता है, पुल। जैसे फोर्स तो दोनों होता है, ये पुल है। या आप ये समझ सकते हो कि किस साइड से हमने ये पकड़ी हुई है। जैसे आप इसके उसमें देखें तो ये दोनों को पुल कहाँ से किया जा सकता है, ऊपर की साइड से। अब जैसे बच्चों ये है, मान लीजिए एक मास M1 ये है, एक मास M2 ये है, ये दो मास हैं, एक मैंने ये पकड़ लिया। तो पहला रूल ये था कि एक्सेलरेशन अगर मासलेस है, और जनरली आपके सिलेबस में मासलेस ही है, आपके सिलेबस में मासलेस ही स्ट्रिंग है, तो अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम होगा, ए जो भी होगा, नीचे को ऊपर को, जैसा हमने फोर्स लगाया, मैंने अभी नीचे को ले लिया है, तो मास सेम होगा। पहला रूल है कि मास सेम होगा, चाहे आप कितने भी मास किसी भी एक स्ट्रिंग में कनेक्ट करो, ठीक है। दूसरा ये है अगर आप टेंशन की बात करें, ठीक है, ये दो का ही केस लीजिए आप, तीसरा मत लेना, ठीक है, दो का ही केस लीजिए। अगर दो हैं आपके पास क्या है, ऐसे मास हैं। अब यहाँ पे टेंशन करेंगे तो आपने किस साइड को पुल किया है, देखो अगर इस मास M1 को देखो, आपने इस साइड को इसको पुल किया है, करा है। मास 2 में देखो, इसको आपने, अब देखो ये अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पे टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये टेंशन आपने ऊपर को पुल किया है वो T1 है, मान लो। M2 भी तो ऊपर को पुल किया है, लेकिन जब आप FBD M1 की देखेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो M1 है उस पर एक टेंशन यहाँ पे भी लगेगा, समझ रहे। तो उस पर एक टेंशन T1 यहाँ पे भी लगेगा नीचे की साइड। M2 के लिए तो एक ही टेंशन लगेगा जो उसको M1 खींच रहा है। आप ये मान के चलो, आपने एक तराजू में एक बच्चा बैठा रखा और उसको खींच रहे हैं, तो एक टेंशन लगेगा। लेकिन आपने एक तराजू लिया, तराजू के नीचे भी एक तराजू लिया, तो जो बीच वाला है बच्चों, इसमें एक तो उस साइड से लगेगा जहाँ से वो पुल हो रहा है, खींच रहा है, एक नीचे से भी लगेगा। तो अगर आप इसकी डायनेमिक्स बनाएंगे तो M1 में दो टेंशन हो जाएंगे, T और T1, और T1 इसका तो एक T1 रहेगा। तो मास सेम हो जाता है, ये सेम हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन होता है किसी भी स्ट्रिंग और पुली के बीच में, तो टेंशन हर साइड में अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा टेंशन था। जो बात आएगी बच्चों वो आएगी नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है। कैसा फोर्स है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जनरली जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, मैं इसको N से दिखाऊंगा, कहीं पर R से भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन की मीनिंग समझो कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन है आपका, वो हमारा एक फोर्स है, ठीक है। इट इज़ अ फोर्स और ध्यान देने की बात ये है, ये जो एक्ट होगा ये कहाँ पर लगेगा, एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन। तो ये जो हमारा लगेगा वो परपेंडिकुलरली लगेगा किसी भी बॉडी पे, लेकिन टेंजेंट डायरेक्शन में। और ये भी कह सकते हो इनसाइड, या आप बोल सकते हो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी कर लीजिए। तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है तो सही टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के, और उस बॉडी के तरफ लगेगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं प्रेशर, तो अगर कहीं पर आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन का जो फंक्शन है वो कैसा है, प्रेशर जैसा ही है। प्रेशर भी हमारा क्या है, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें, जैसे हमारा कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो यहाँ पर एक सरफेस में हमने एक बॉडी रखी जिसका मास था M।
तो यहाँ पे मैंने अभी तक तुम्हें बताया ये फ्रिक्शन लेस है फिलहाल। तो यहाँ पर जो मास है वो कितना, ये वेट है वो mg है, वो तो नीचे को लगेगा। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, वो इस कॉन्टैक्ट के, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसके यहाँ से परपेंडिकुलर और ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसलिए हम इसको यहाँ बना देते हैं। तो ये हमारा n हो गया। अब वो हम बाद में देखेंगे वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल जो भी है वो हम बाद में देखेंगे कि वर्टिकल को वर्टिकल से इक्वल कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से। अगर इसी क्वेश्चन में आपका मैं ऐसे बना देता हूँ, ये आपकी बॉल है, ठीक है। अब इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे टेंजेंट देखो आप इस दोनों के कांटेक्ट पे, ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हो गया। और कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो ये हो गया। तो इसमें दो नॉर्मल लगेंगे, पहला नॉर्मल को मैं n1 कह रहा हूँ, दूसरे को n2। और आप देखेंगे बीच से वेट भी लगेगा w, ठीक है, और w मतलब mg। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट है, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, बस ध्यान रहे कि परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द बॉडी, परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द बॉडी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से कोई फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं F, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, आपको सबसे पहले कॉमन टेंजेंट देखना है। तो ये आपका एक कॉमन टेंजेंट हो गया इन दोनों के सरफेस के बीच, यहाँ से अंदर को लगेगा बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे जो n हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वेट क्या होगा, यहाँ पे वेट तो ऐसे नीचे को लगेगा mg, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा F, वो क्या हो जाएगा, जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसके बराबर हो जाएगा। F कोई ऐसा फोर्स है जो आपने अप्लाई या अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन mg क्या है, वेट है। तो इस केस में हम नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकालेंगे। एक केस और लेते हैं, अब आपको इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बताना है, जल्दी से आप बताएं। आपने वेक्टर में पढ़ाई होगा कि अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करना बच्चों आना चाहिए, और अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरी वेक्टर वाली वीडियो देखिए, आप वहाँ से सीखेंगे। अभी अपलोड हुई नहीं है, हो जाएगी जल्दी ही। तो ये वाला कंपोनेंट थीटा वाले के साथ लगा हुआ कॉस थीटा, और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमें नॉर्मल निकालना है इसमें, ठीक है। तो जब आपसे इसमें नॉर्मल पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, जब आप इसको नॉर्मल के टर्म में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सोचिए, और नीचे को क्या लगेगा, mg, ठीक है, नीचे को mg लगेगा। तो आपसे अगर नॉर्मल पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे सोचिए आप, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए इस पर, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इस पर नॉर्मल की बात करें तो देखो ये तो इस वाले का कंपोनेंट है, हमें क्या पता है कि सरफेस के यहाँ पे कॉमन टेंजेंट और इनसाइड अंदर की तरफ हमारा नॉर्मल, तो इसको हम बाहर ले जाएं तो ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, वैसे भी बाद में आ जाएगा ये टॉपिक, कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं वो चाहे राइट को लगे हैं या लेफ्ट को लगे हैं, तो राइट वाले लेफ्ट के बराबर, वैसे ही हमारे जो वर्टिकल फोर्स है वो अपवर्ड वाले डाउनवर्ड के बराबर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स है बच्चों, जब आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो अब इसका यूज रहेगा, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो ऊपर को फोर्स कितने हैं, n प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे को फोर्स कितना है, mg, ठीक है। तो हमारा n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन हो क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप इससे भी निकाल सकते हैं। एक केस और लेते हैं, जो सिस्टम और लैडर सिस्टम है, या आप बोल सकते हो सीढ़ी आपने एक दीवार पे टिल्ट कर दी है, तो इस केस में कैसे लगाओगे। अब देखो आपको देखना है कितनी जगह टच किया है, ये ग्राउंड है आपका, तो ग्राउंड में ये पॉइंट है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये, ठीक है, टुवर्ड्स द बॉडी, तो टुवर्ड्स द बॉडी ये हो गया, तो ये एक पहला वाला हो गया। दूसरा, अगर दूसरे की बात करोगे तो यहाँ पे और परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये इस साइड हो गया। तो इसमें कितने नॉर्मल रिएक्शन होंगे बच्चों, दो होंगे, n1 और n2, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपका कभी ऐसा हो जाए कि आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो और इंक्लाइंड प्लेन में निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अब ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें ये थीटा है और ये हाइट आपकी h है,
और कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे को गिरना शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इस साइड है। और आपसे पूछा कि इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालो, तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको रिजॉल्व करना है। देखो इसका वेट कहाँ को होगा, सीधा डाउनवर्ड। ये आप बिल्कुल मैप बना लो दिमाग में। अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा इसका ये भी थीटा होगा, ठीक है। और थीटा के जो लाइन से लगा हुआ एंगल है वो क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। अगेन मैं कह रहा हूँ, रिजॉल्व करना नहीं आया तो आप वेक्टर में देख सकते हैं। और इस साइड का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा। और जो हमारा नॉर्मल है वो कहाँ लगेगा, ये रहा हमारा कॉमन टेंजेंट, तो नॉर्मल बॉडी की तरफ, दैट मीन्स ये। अब मुझे आप बताइए, जब हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ वर्टिकल के साथ करेंगे, अभी तो मैं फिलहाल वर्टिकल कर रहा हूँ, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो सिंपल सा आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया केस जब हमारा इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं। तो इतने ही केस होंगे नॉर्मल में। और टेंशन की बात मैंने आपको बता दी, कोई भी बॉडी है जिस तरह वो पुल हो रही है दैट इज अ टेंशन, तो ये टेंशन होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऐसे है तो ऐसे टेंशन होगा। सपोज कोई बॉडी ऐसे है, मास एम है, तो उसका टेंशन ये होगा, जिस तरफ से भी वो पुल होगा उस फिक्स पॉइंट की तरफ। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये वाली बॉडी है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसी की तरह टेंशन भी काम करता है। अब हम इसके बाद जब आगे चले नॉर्मल रिएक्शन के बाद, तो हमारा टॉपिक आएगा फ्रिक्शन। तो बच्चों जो फ्रिक्शन टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी में कुछ टाइम बाद फ्रिक्शन में आ जाएंगे। और दूसरा हम उसके साथ साथ थोड़ा सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा, और वैसे वर्क एनर्जी में भी हम डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे कांस्टेंट मोशन और ये सारे एफबीडी लगाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।